विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 विषयांक नंबर 9 जिसका शीर्षक है निर्भय बनो। इस पाठ का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश और लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। विद्यार्थी मित्रों, निर्भय का अर्थ है जिसमें किसी भी प्रकार का भय यानी डर न हो, उसे हम कहते हैं निर्भय। वर्तमान कोविड-19 जैसी महामारी मरकी में हमें यह पाठ उनके सामने डटकर लड़ने के लिए हमें बोध देता है कि ऐसी परिस्थिति में भी हमें निर्भय बनकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा हमें वर्तमान परिस्थिति के आधार पर हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, यह हमें इस पाठ में फणीश्वरनाथ रेणु ने हमें समझाया है। कोई भी मुसीबत या कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में आई तो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, निर्भय बनना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको विषय प्रवेश कराता हूं। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। विद्यार्थी मित्रों, निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का हमारे में विकास होना चाहिए। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है और बचपन से ही इस गुण का यानी निर्भयता का हमारे में विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से यह उपन्यास अंश लिया गया है। लेखक ने कितने चौराहे उपन्यास लिखा, उसका 7वां प्रकरण से यह निर्भय बनो उपन्यास अंश लिया गया है। इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। इस उपन्यास अंश में जितने भी पात्र हैं ये सब नवयुवक हैं। एक तो प्रियोदा, नंबर 2 रूबी, नंबर 3 कालू, नंबर 4 सूर्यनारायण, नंबर 5 इब्राहिम और नंबर 6 मनमोहन। ये सभी पात्र नवयुवक हैं। इन सभी पात्रों में निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जो डरते हैं, सभी मनुष्य में किसी न किसी प्रकार का डर तो रहता ही है। उन डर को निकालकर निर्भय बनाना या निडर बनाने का एक प्रयत्न इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें बताया है। अब हम लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में देखेंगे। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए
यानी प्रख्यात हो गई है। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता दोनों विलोम शब्द है को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। मैंने अभी आपको बताया। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक यानी मैं इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब विद्यार्थी जीवन से ही निर्भयता के गुण का विकास होना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का है। अब हम इस उपन्यास को शुरुआत करेंगे। प्रियोदा संबोधन है। प्रियोदा यानी प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। पहले जमाने में 10वीं कक्षा को मैट्रिक की कक्षा कहते थे। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं यानी प्रेम करते हैं। स्कूल के सभी लड़के भी और शिक्षक भी उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। स्कूल के सभी लड़के और स्कूल के शिक्षक भी उसको अच्छी तरह से प्यार करते हैं। स्कूल के लड़के और स्कूल के शिक्षक तो उसके जानते ही हैं, लेकिन उसके छोटे से कस्बे जहाँ वह रहता था उस सोसाइटी में उनको प्रायः सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठियां वसूलने निकलता है। हर रविवार सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठियां वसूलने निकलता है। मुठियां यानी मुट्ठी भर अनाज वसूलने के लिए, लेने के लिए निकलता है। किसके लिए? सन्यासी आश्रम के लिए। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए, सन्यास जिसने लिया है, उन लोगों जो सन्यासी आश्रम में रहते थे उनके लिए मुठियां यानी मुट्ठी भर अनाज वसूलने के लिए निकलता है। यहाँ पे एक मुहावरा है, मुठियां वसूलना। किसी अच्छे यानी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। नेक यानी अच्छे कामों के लिए लोगों के पास जाकर मुट्ठी भर अनाज यानी थोड़ा सा अनाज लोगों से मांगना, उसको हम कहते हैं मुठिया वसूलना। कहने का मतलब सन्यासी आश्रम के लोगों के लिए मुठिया वसूलने के लिए हर रविवार वह सुबह बगल में झोली लटका कर निकलते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। कभी अकेला भी निकलता था, कभी उनके साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। उनके इतने ही परिचय से हम जानते हैं कि प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है।
प्रियोदा पढ़ाई के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता है, इसलिए वह बहुत सेवाभावी लड़का है। ऐसा हम उनकी प्रवृत्ति से, उनके कार्य से हम जान सकते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ वह हर रविवार सन्यासी आश्रम के लोगों के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली यानी समूह के साथ उसके घर पर हाजिर। कितना सेवाभावी लड़का है प्रियोदा कि स्कूल का कोई छात्र यानी विद्यार्थी या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली यानी अपने साथियों के साथ उसके घर पर हाजिर यानी वह उनकी सेवा करने के लिए हाजिर हो जाते थे। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। ऐसा नहीं कि उनकी खबर अंतर पूछकर वापस घर लौटाना। जब तक रोगी यानी छात्र या शिक्षक बीमारी में से भला चंगा ने अच्छा न हो जाए, कहने का मतलब स्वस्थ न हो जाए, तब तक उनका दल यानी उनका समूह, उनकी टोली सेवा में जुटी रहती है। इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि वह बहुत सेवाभावी लड़का है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। यहाँ पे उनके दो नवयुवक यानी उनके साथी मित्रों है, एक तो रोबी और कालू। रोबी और कालू प्रियोदा के दल यानी टोली में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। एक नया नवयुवक यानी मनमोहन को अपनी टोली यानी प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया, यानी उनको भी उनके साथ रख लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को परमान यानी एक नदी का नाम है। परमान क्या है? एक नदी का नाम है। हर शनिवार को परमान नदी के उस पार बालूचर का मतलब है नदी का रेतीला पट। बालूचर यानी नदी का रेतीला पट। बालूचर पर प्रियोदा के दल के यानी टोली के सदस्य यानी सभ्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। कहाँ? परमान नदी के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के साथ उसके सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद इकट्ठे होते हैं। वहां जाकर वह खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। वहां बालूचर पर इकट्ठे होकर वह खेलकूद करते हैं, गाना भी गाते हैं, कोई वाजिंत्र भी बजाते हैं और उनके अलावा उनके सिवा प्रियोदा अपने साथी मित्रों को दुनिया भर की खबर भी सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। रविवार को कौन सी सोसाइटी में मुठिया वसूलने के लिए जाना, उनका आयोजन भी वह तय करते हैं। कहने का मतलब वह निर्णय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस मोहल्ले में कौन सी सोसाइटी में कौन जाएगा मुठिया ने अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए कौन जाएगा, वह तय करते हैं। कहाँ? परमान नदी के उस पार बालूचर पर। किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगी, किस बीमार यानी कौन छात्र बीमार है या शिक्षक बीमार है, उनकी सेवा करने के लिए कौन जाएंगे, यह सब बालूचर पर इकट्ठे होकर वह प्रोग्राम यानी आयोजन कार्यक्रम तय करते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना यानी मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। उस दिन यानी शनिवार को परमान नदी के उस पार बालूचर पर इकट्ठे होकर मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने अपने साथी मित्र ने नवयुवक ने कहा था कि प्रियोदा, यह मोना यानी मनमोहन खूब तेज यानी होशियार लड़का है और वह हमारे क्लब का सदस्य यानी सभ्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना। यहाँ पे दूसरा मुहावरा है, विद्यार्थी मित्रों ध्यान पे रखना कि कालू ने प्रियोदा का परिचय दिया तब प्रियोदा ने कालू ने मनमोहन का परिचय दिया तब प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना, अच्छी तरह से देखना।
सिर से पैर तक देखना मुहावरा है। उनका अर्थ है अच्छी तरह से देखना, भली भांति देखना। सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार यानी भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा कि भारत देश के एक ऐसे आदमी का नाम मुझे बताओ कि जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। कहने का मतलब है भगवान के रूप में ही उसको देखते हैं, उसका नाम हमें बताओ। तब मनमोहन ने कहा, महात्मा गांधी। भारत देश के सभी लोग महात्मा गांधी को भगवान का अवतार समझते हैं और वही सही जवाब किसने दिया? मनमोहन ने दिया। तब प्रियोदा ने कहा, ठीक है, यानी सही है। तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा और फिर बोला, वकील। पहले तो मनमोहन चुप रहा और बाद में बोला कि मैं वकील बनना चाहता हूं। सभी ठट्ठा कर हंसे और सभी साथी मित्र ठट्ठा कर हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, ठीक है, वकील बनो, कोई बात नहीं। और बाद में बोले, ठीक है, यानी सही है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तब मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे, सेवा करना नहीं जानता लेकिन मैं सीख जाऊंगा। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, शाबाश, अभिनंदन दिया। और उन्होंने कहा कि रोगी हैजा से, हैजा का मतलब है कोलेरा। हैजा का मतलब क्या है विद्यार्थी मित्रों? कोलेरा। कोलेरा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगता है। हैजा के नाम से, कोलेरा के नाम से उसके मन में डर लगने लगता है। तीसरा सवाल पूछा, गाना जानते हो? जी, गाना जानते हो, आप अच्छी तरह से गीत गा सकते हो? तो मनमोहन ने कहा, जी यानी हाँ। और चौथा प्रश्न पूछा, तैरना? चौथा प्रश्न प्रियोदा ने पूछा कि तैरना जानते हो? पानी में तैरना जानते हो? तभी मनमोहन ने कहा, जी नहीं। तभी मनमोहन ने कहा कि जी नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, आगे हम चौथा नवयुवक का नाम आता है सूर्य नारायण। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तब सूर्यनारायण ने क्या कहा? सीख जाएगा। क्या कहा? सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। उनको तैरना नहीं आता, वह सीख जाएगा क्योंकि एक दिन उठाकर पानी में उसको मैं फेंक दूंगा, खुद वह क्या करेगा? पानी में तैरने लगेगा। सभी हंसने लगे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है। सूर्यनारायण पढ़ने में कैसे है? कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। पढ़ाई में कमजोर, लेकिन शरीर उनका कैसा है? मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। विद्यार्थी मित्रों, उनसे हमें भी यही सीख लेनी है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रखने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए? कसरत करना चाहिए। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। 100 वह क्या करता है? दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं और उनके सभी साथी प्रियोदा, रोबी, कालू, इब्राहिम और मोहन उसको क्या कहते हैं? पहलवान कहते हैं। दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। दल में जितने भी सदस्य हैं उनको तैरना सिखलाना किसका काम है? सूर्यनारायण का काम है। उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की शनिवार को, कि क्योंकि वह नया सदस्य बन गया।
इसलिए उनसे गीत सुनने की इच्छा सभी नवयुवक यानी प्रियोदा, रोबी, कालू, सूर्यनारायण और इब्राहिम ने इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, मनमोहन पहले लजाया, लजाने का मतलब क्या है? शर्मन। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया, आग्रह यानी अनुरोध किया, फरमाइश की, तो उसने खखार कर यानी गला साफ करके साफ किया। कौन गीत गाए? वह कौन सा गीत गाऊं? उसने शुरू किया, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यह गाना उन्होंने गले को साफ करके उन्होंने गाना शुरू किया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है। गीत समाप्त हुआ, पूरा हुआ और प्रियोदा बोले वाह, उनकी प्रशंसा की। उनके मुंह से आश्चर्यजनक शब्द निकल गए, बहुत मीठा गला है यानी मधुर, उनकी आवाज बहुत मधुर है। गला मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। और कालू को उनको कहा प्रियोदा ने कि तुम प्रभात फेरी में जो 2 गीत गाए जाते हैं उन दोनों गीत मोना यानी मनमोहन को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, कहने का मतलब सूरज अभी डूबने की तैयारी करने लगा था, झुक गया था, सूर्यास्त होने वाला है। बालूचर पर लाली उतर आई, सूर्य की लाल लाल किरणें नदी के पट पर, कहने का मतलब नदी के रेतीला पट उन पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। परमान नदी की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। सूर्यास्त होने वाला था। पखेरु यानी पक्षी, पखेरु का मतलब है पक्षियों का दल, पक्षियों का समूह बांधकर, दल बांधकर, समूह बांधकर बांस वन की जंगल की ओर लौटने लगे। अपने रहने के स्थान पर वह वापस लौटने लगे। प्रियदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे और प्रियदा के सभी दल के सभी सदस्य यानी रोबी, कालू, सूर्यनारायण, इब्राहिम, मनमोहन ये सभी पक्षियों के दल की तरह पंक्ति बांधकर लौटे यानी अपने घर की ओर वापस लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर यानी मग्न, तल्लीन होकर गीत गा रहा था। बोला गरीबक दिन पहिया हरब, बोला गरीबक दिन। यह गीत गाड़ीवान चलाते चलाते वह गीत गा रहा था। बोला गरीबक दिन पहिया हरब, बोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूर्यनारायण ने भी उसी की सुर में, गाड़ीवान के सुर में सुर यानी स्वर में स्वर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया, पीबत काल लोटा लेलक छीन। सूर्यनारायण ने भी गाड़ीवान के स्वर में स्वर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया, पीबेत का लोटा लेलक छीन। ये गाना गाड़ीवान के स्वर में स्वर मिलाकर सूरज ने गाना शुरू किया। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति का मतलब है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और लाचारी यानी एक लोकगीत। और कृत्यानंद जो थे उन्होंने कहा कि वह विद्यापति की लाचारी हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि यानी विद्यापति का यह एक लोकगीत है। लाचारी ठट्ठाई बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। ये सभी विद्यापति की लाचारी की बात करते थे और हंसते थे। उसी समय बालूचर के उस पार नदी के रेतीले पट के उस पार से किसी ने फायर किया, कहने का मतलब शूट किया। एक पखेरु यानी पक्षी
बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उनको तीर लगा। तीर लगने से वह नदी के रेतीले पट पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जूड़ा विकल ने व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। उनका साथी बहुत देर तक, उनका जूड़ा विकल ने व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमेले अंधकार में एक अर्दली नोमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को यानी पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मट मेले अंधकार में एक अर्दली यानी अफसर का नौकर, मट मिले अंधकार में, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसी समय अंधकार छा गया। उसी समय एक अर्दली नुमी यानी अफसर का नौकर दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया पक्षी के देने यानी पंख पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। क्योंकि अर्दली नुमी आदमी आया जो फायर किया किसी ने पंखी पर, वह पक्षी मर गया। अब मरने के बाद जो अर्दली नुमी आदमी दौड़ा और वह अपने अफसर को कहने लगे कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। तब नवयुवक इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का वह अर्दली यानी अफसर का नौकर है। साला बारी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख है। खचड़ा का मतलब क्या है? बारी मूर्ख है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट यानी रुक जाओ। होल्ट का मतलब क्या है? रुक जाओ। यहाँ पे इंग्लिश शब्द है विद्यार्थी मित्रों कि होल्ट। प्रियदा के मुंह से अचानक शब्द निकला होल्ट, रुक जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अनुभव हुआ कि मुझसे गलती हो गई। दल का नियम है, कोई शब्द से किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकलेगा। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म यानी किसी भी प्रकार से अपने मुंह से अपशब्द यानी बुरा शब्द, गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्य से माफी मांगी। और इब्राहिम ने, क्योंकि प्रियदा ने अचानक उसको कहा कि रुक जाओ, आगे मत बोलो, तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने का मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरे मुंह से गाली निकल गई, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म ने किसी प्रकार का अपशब्द या बुरा शब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। तब इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्य से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने माफी मांगी और फिर भी वह अपने मुंह से कहने लगे कि बात यह है कि साले ने फिर भी माफी मांगी, फिर भी अपने मुंह से वह साले शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। सभी प्रियदा के सभी सदस्य हंसने लगे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। इब्राहिम को सूचना दी कि यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। 10 बार तुम गाली बोलेंगे, कहने का मतलब गलती करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी आपत्ति नुकसान। हर्ज यानी आपत्ति नुकसान। सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज यानी आपत्ति है, नुकसान है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियदा ने क्या कहा? तुम्हारा मुंह ही खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उसको कुछ असर नहीं होगा। मगर वे जो गाली देते हैं, मगर वे तो अपने मुंह से गाली ही बोलते रहते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। वही लोग ही नहीं, सरकारी अफसर ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग अपने मुंह से गाली बकते रहते हैं। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। तब अपने नवयुवकों में से किसी ने कहा कि नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह मुहिम बात देरी से बुझता है। वह मुहिम बात का मतलब है सूक्ष्म, बारीक सूक्ष्म बात देरी से उसको बुझता है, देरी से उसको समझ में आती है।
मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स यानी नियम। यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स यानी नियम को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। विद्यार्थी मित्रों, हमें भी स्कूल के जो रूल्स हैं उस रूल्स को हमें मानना पड़ेगा। जो रूल्स को हम मानेंगे नहीं तो हमें सजा होगी। इसलिए प्रियोदा ने कहा कि तुम्हारी यह 8वीं गलती है, जो 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए रूल्स तो सभी कार्यालय में, सभी ऑफिस में, सभी संस्थाओं में जो रूल्स हैं उस रूल्स का हमें पालन करना ही पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। सौ आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। सौ आइन रात का समय था। सौ आइन यानी धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा। तब कालू ने कहा, क्योंकि मनमोहन पहली बार उसके साथ क्लब में शामिल हुआ था, इसलिए कालू जानता था कि मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। चल मैं पहुंचा दूं। मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। चल मैं पहुंचा दूं। क्योंकि रात का समय था। रात के समय में मोना डरेगा, उसको डर लगेगा, वह कालू जानता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने घर तक छोड़ दूं, घर पहुंचा दूं। तब प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? हमारे शीर्षक क्या है विद्यार्थी मित्रों? निर्भय बनो, क्योंकि निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा डरता है रात के समय में, तो मैं उसे पहुंचा दूंगा, कालू तो अपने घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। रास्ते में आगे बढ़ते गई, प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गई। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़। एक सुनी जगह पर, क्योंकि मनमोहन में जो डर था उस डर को दूर करने के लिए प्रियोदा ने एक युक्ति रची और उन्होंने एक सुनी जगह पर आकर वह दोनों रुक गई। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। दोनों तरफ बहुत दूर तक खंडहर, उज्जड़, वीरान और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारे ने संकेत कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती है। मकान की ओर इशारा यानी संकेत किया और संकेत करके प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी जो मरे हुए सबों की चीर-फाड़ होती है। क्या होती है? चीर-फाड़ होती है, पोस्टमार्टम। हम भी जानते हैं कि कोई मनुष्य का अकस्मात होता है तब वह हॉस्पिटल में जाकर उसका पोस्टमार्टम होता है। उसको क्या कहा जाता था? पोस्टमार्टम हाउस था यह। क्योंकि कभी मुर्दों की यहाँ चीर-फाड़ होती है, कहने का मतलब पोस्टमार्टम होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा था पोस्टमार्टम हाउस। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। इसलिए लोगों को इस जगह पर आकर लोगों को बहुत डर
रहता है कि आसपास के पेड़ यानी पीपल के पेड़ पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं। कहने का मतलब भूत पिचास यहाँ पे निवास करते हुए अपने मुंह से किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतानियां नाचती है। मैदान में प्रेतानियां नाचती है। मैदान में क्या करती है? प्रेतानियां यानी भूत पिचास नाचते हैं। संतालियों की तरह, संताली यानी एक आदिवासी जाति, संतालियों का मतलब क्या है? एक आदिवासी जाति की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? मैदान में प्रेतानियां नाचती है, भूत पिचास आसपास के पेड़ों पर किलकिल करते रहते हैं, आदिवासी जाति की तरह झुंड यानी समूह में वह नाचते हैं, क्यों डरने लगा? ऐसा प्रश्न किसने किया? प्रियोदा ने मनमोहन को किया। अकेले यहाँ आ सकते हो? अकेले यहाँ आ सकते हो? तभी मनमोहन ने कहा, जी नहीं, मैं ऐसी खंडहर जगह में कभी नहीं आ सकता। प्रियोदा हंसे। प्रियोदा हंसने लगे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। तंग यानी हैरान परेशान। प्रियोदा हंसने लगे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी, ऐसे मनुष्य को कभी तंग यानी परेशान नहीं करता जो 10 काम करता है। 10 काम यानी 10 अच्छे काम। 10 काम का मतलब है 10 काम अच्छे काम। जो मनुष्य जो अच्छे काम करता है, जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उन्हें वह कभी तंग यानी परेशान नहीं करता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का काम करने वाला तो खुद कौन होता है? भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? जो खुद भूत है तो भूत उसको क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना। उसके गुरु प्रियदा के गुरु महाजन ने उसे हंसकर कहा था कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? कुछ नहीं। खुद भूत है तो भूत उसको क्या कर सकता है? चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना जुदा करो भाई, राम रहीम, ये गाना शुरू करो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, ऐसा कहकर मनमोहन गाने लगा। और उनमें जो डर था, विद्यार्थी मित्रों, मनमोहन में जो डर था, वह डर प्रियोदा ने उनके मन में से दूर किया। इसलिए जो मनमोहन जो डरता था, उसका डर को दूर करने के लिए प्रियोदा ने जो युक्ति रची वह सही रही और खुद भगवान का नाम लेकर उनके मन में जो डर था उस डर को उन्होंने दूर किया। इसलिए फणीश्वरनाथ रेणुका कहने का मतलब यही है कि हमें कोई भी मुसीबत हो, कोई भी मुश्किलें हो, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में भी हमें निर्भय बनना है। जो हम निर्भय रहेंगे तो हमारे सामने आने वाली हर मुसीबत का हम डटकर सामना कर सकते हैं, क्योंकि निर्भयता बहुत बड़ा गुण है और बचपन से ही उस गुण का विकास हमारे में होना चाहिए। इन नव युवक यानी प्रियोदा, रोबी, कालू, सूर्यनारायण, इब्राहिम और मनमोहन, इन 6 नव युवक के पात्रों के द्वारा, इस उपन्यास के द्वारा हमें यह बोध फणीश्वरनाथ रेणु ने दिया कि हमें निर्भय बनना चाहिए। यहाँ पे हम विद्यार्थी मित्रों, ये निर्भय बनो उपन्यास अंश कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया, यह उपन्यास अंश यहाँ पे खत्म करते हैं। इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह शब्दार्थ भी आपको लिखना है, और जो मुहावरे हैं वह मुहावरे भी आपको लिखना है। स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न हैं वह प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और नोटबुक में लिखकर उस प्रश्न का उत्तर भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। कोई भी प्रश्न रह न जाए, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम यह उपन्यास अंश खत्म करते हैं। जय भारत, जय हिंद।